जब आपने इस लिंक को क्लिक कर ही दिया तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे वीडियोस थोड़े बड़े रहते बट नॉलेज से फुल रहते। तो जुलाई 2023 के पार्ट 2 के करंट अफेयर्स में आपका दिल से इस्तकबाल है। तो आज इस वीडियो में हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये पार्ट 2 का वीडियो है, पार्ट 1 का वीडियो आप हमारे वीडियोस की लिस्ट में देख सकते। तो इस वीडियो में हम लोग तेलंगाना हाई कोर्ट में रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया उसको देखेंगे। सिंगरेनी कैलोरीज कंपनी है, तो इसके प्रॉफिट्स का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हुआ जुलाई में, तो उसको पढ़ेंगे। और इसी तरह एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, मतलब एक्सपोर्ट के लिए किस हद तक उसकी रैंकिंग है, ये एक EPI के नाम से काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट है, तो वो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। इसी तरह FDIs फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तेलंगाना का क्या रैंक है। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तेलंगाना में खास अपडेट आया, तो वो भी पढ़ेंगे। और TSRTC के प्रॉफिट्स पे भी एक रिकॉर्ड है, तो उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये है कि तेलंगाना हाई कोर्ट, आप तो जानते कि कोर्ट्स में सिर्फ एक ही लैंग्वेज में उनका फैसला जारी किया जाता, वो इंग्लिश है। लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट में पहली बार अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एक रीजनल लैंग्वेज में फैसला जारी किया गया था। तो वो कौन सा लैंग्वेज है? हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। तो इसका सीधा जवाब है तेलुगु है। तो क्यों? क्योंकि आप तो जानते कि सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी ये बताया गया कि रीजनल लैंग्वेजेस ख़त्म हो जा रहे, उनको ज़िंदा रखना है। तो उसकी कोशिश एक ये भी कर सकते कि जो हाई कोर्ट के जो फैसले रहते उसको इंग्लिश के अलावा रीजनल लैंग्वेजेस में भी लाना। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के CJI जो इससे पहले NV रमन्ना थे, तो उन्होंने भी कई बार इस पे जोर दिया था। तो उसी पॉइंट पे अमल करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलुगु में पहली बार एक फैसला सुनाया है। तो ये फैसला 44 पेज पर मुश्तमिल है और ये एक लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड एक केस है, तो उस पे ये फैसला सुनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जैसा बताया गया कि जो बड़े जो फैसले रहते हैं उनको ऑनलाइन पब्लिश करना रीजनल लैंग्वेजेस में, तो उसके तहत अमल करते हुए तेलंगाना के हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो वैसे तो फैसला इंग्लिश में रहता, इसका तेलुगु में तर्जुमा किया गया था। तो ये बात आपको याद रखना ज़रूरी है। तो तेलुगु के लैंग्वेज और लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपडेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है, जो मैं एक बगैर क्वेश्चन के ये सेकंड करंट अफेयर बता रहा हूँ, वो ये है कि जो सिंगरेनी कैलोरीज कंपनी लिमिटेड है, इसके प्रॉफिट्स का एक रिकॉर्ड, एक इम्पॉर्टेंट डेटा जुलाई में पब्लिश किया गया था। वो ये है कि साल 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी के प्रॉफिट्स 2222 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने दर्ज किया है। तो उससे पहले के साल के मुकाबले में, यानी साल 2021 और 22 के मुकाबले में, ये 81% इंक्रीज हुआ इसके प्रॉफिट में। उससे पहले उसका नेट प्रॉफिट 1200 करोड़ था, अब क्या हो गया? 2200 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट हो गया। तो ये एक अच्छा, बाय द वे ये कंपनी इसका जो फंक्शन होता, ऑपरेशन वगैरह, इसका कामकाज वो होता भद्राद्री कोत्तागुडेम डिस्ट्रिक्ट में। ये कंपनी क्या है? ये गवर्नमेंट की कोल माइनिंग कंपनी है, जहां पर कोयले निकाले जाते, उनकी कानकनी की जाती, और ये जॉइंट कंपनी है, मतलब तेलंगाना गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। तेलंगाना का शेयर जो है 51% है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 49% है। तो ये बात आप याद रखिए। और ये जो कंपनी है, पिछले 10 साल में इस कंपनी के रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा दर्ज हुए। तो सवाल कभी ऐसा भी पूछ सकता कि जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उनके 4 स्टेटमेंट देके उसमें एक गलत देके बोलता इनकरेक्ट क्या है, आपको आइडेंटिफाई करो। तो इसलिए आप एक पॉइंट प्रॉफिट्स को देख के खामोश नहीं बैठना, बल्कि ये सारी चीज़ें कि इसका हेडक्वार्टर जो इसका मेन ऑफिस कहाँ पर है, भद्राद्री कोत्तागुडेम में। तो आप ये सब चीज़ें याद रखना। तो साल 2013 और 14 में इसका प्रॉफिट सिर्फ 419 करोड़ रुपए था, और अब क्या हो गया? 10 सालों में 2200 करोड़ तक इसका नेट प्रॉफिट पहुंच गया। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो अब हमारा जो थर्ड करंट अफेयर है वो ये है कि नीति आयोग की तरफ से एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI को जारी किया जाता। तो इसमें तेलंगाना का रैंक कितना है, और ये जो इंडेक्स है ये साल 2022 का इंडेक्स है और ये थर्ड एडिशन है। तो इसमें तेलंगाना का रैंक क्या है, तो अगर हम इसका जवाब देखेंगे तो तेलंगाना का रैंक 6th है। तो यानी अब यहाँ पे ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 आपके सामने है। मैं बिल्कुल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा जहां से मैं करंट अफेयर्स कलेक्ट करता हूँ। तो ये फर्स्ट जो रैंक है वो तमिलनाडु है, सेकंड महाराष्ट्र है, तीसरा कर्नाटक, चौथा गुजरात, पांचवा हरियाणा, छठवां आपको तेलंगाना नजर आता। तो और आपको मालूम होना चाहिए तेलंगाना के पास एक्सपोर्ट के मामले में एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर तेलंगाना लैंडलॉक स्टेट है, यानी चारों तरफ से ज़मीन है, इसको समंदर टच नहीं होता। जबकि ये तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, ये चारों स्टेट जो नंबर 1 जो टॉप 4 में है, ये पूरे जो है लैंडलॉक स्टेट नहीं है। एक हरियाणा है, वो लैंडलॉक स्टेट है, चारों तरफ से ज़मीन है, उसको भी समंदर नहीं है। तो लैंडलॉक स्टेट में तेलंगाना का रैंक 2 है और वैसे ही जनरल कैटेगरी में 6th नंबर पे तेलंगाना है। तो ये क्यों बनाया जाता, क्योंकि स्टेट्स की हेल्प करना कि आप किस लेवल पे है एक्सपोर्ट करने के मामले में, क्योंकि एक्सपोर्ट जब कोई स्टेट करता तो उससे हमारे मुल्क को फॉरेन रिजर्व्स जो रहते, जो डॉलर में पेमेंट होता, तो वो डॉलर हमारे मुल्क को आता, तो वो हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स रहते उसमें काफ़ी मदद मिलती और देश की इकोनॉमी के लिए भी एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो एक्सपोर्ट के मामले में स्टेट की तैयारी के लिए, स्टेट के अंदर मुसाबिकत, कॉम्पिटिटिवनेस को पैदा करने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए ये इंडेक्स जारी किया जाता नीति आयोग की तरफ से। अब हमारा जो चौथा करंट अफेयर है वो ये है कि FDI इक्विटी। तो तेलंगाना क्या है, FDI जो रहते फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो फॉरेन FDI जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में जो हुआ, जो भी बैरूनी ममालिक से हमारे पास मुल्क में पैसा आया, FDI किस में, R&D में, मैन्युफैक्चरिंग में भी रहता, मीडिया का भी रहता, अलग अलग रहते FDI, मगर यहाँ पर R&D में जो FDI है उसमें तेलंगाना का रैंक 2nd है। तो पहली बात तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि FDI इन R&D क्या रहता है। FDI तो मालूम है कि दूसरे ममालिक से हमारे मुल्क में जो भी इन्वेस्टमेंट आता उसको FDI बोलते। तो अब यहाँ पे मैं R&D में FDI कैसा रहता मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक अमेरिका में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि फार्मा जैसे दवाइयाँ वगैरह बनाती। तो वो लोग चाहते कि उनका एक प्लान है कि वो एक कैंसर के लिए, एक ख़ास कैंसर के लिए एक ड्रग, एक दवा बनाने का उनका एक प्लान है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग इंडिया में अपना एक R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कायम करते, कई के लिए उस ड्रग पे रिसर्च करने के लिए, उस मखसूस दवा पे रिसर्च करने के लिए एक सेंटर कायम करते हैं और उसके लिए कुछ पैसा वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये क्या है, R&D। सेम इसी तरह कोई खास प्रोडक्ट है, ये सिर्फ दवा की बात है ना, दवा के अलावा कोई चीज़ है, जैसा कोई बड़ा प्रोडक्ट बनाना है तो उसके रिसर्च के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी पैसा दूसरे ममालिक से हमारे मुल्क में आता वो R&D में FDI माना जाता। तो उसमें तेलंगाना का रैंक 2nd है, साल 2021 के डेटा की बात है। अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए तेलंगाना 2nd रैंक पे है, जबकि कर्नाटक 1st रैंक पे आया है। तो कर्नाटक 1st है, 2nd तेलंगाना है, 3rd हरियाणा है। तो यहाँ पर ये जो स्टेट्स हैं तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साल 2020 के बाद से जो इनके पास FDIs हैं उस मैदान में इन स्टेट्स ने 250% ग्रोथ को दर्ज किया है। तो साल 2021 के कैलेंडर ईयर में इंडिया में टोटल FDIs आए हैं 343.64 मिलियन FDI अमेरिकन डॉलर्स का जो FDI है वो इंडिया में आया है, जो कि साल 2020 में
55.77 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट से इतना ज़्यादा, मतलब 55 कहाँ और 343 मिलियन डॉलर्स, इतना इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा दर्ज हुआ है। तो आपको मालूम है कि इंडिया में 100% एफडीआईज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में अलाउड है, परमिशन दिया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए आर&डी में अगर एफडीआई आया तो इससे न सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता, बल्कि जो नॉलेज शेयरिंग जो सेक्टर्स रहते जहाँ पर नॉलेज के बेसिस पे बहुत बड़े काम होते, जैसा फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उन सेक्टर्स को भी उन मुतल्लक़ा रियासतों में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती। तो अब आपको मालूम है कि इससे न सिर्फ बिजनेस का डेवलपमेंट होता बल्कि जॉब प्रमोशन भी काफ़ी बड़े पैमाने पे होता। अब हमारा 5वां करंट अफेयर वो ये है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो आरटीसीज हैं, जैसे हमारे तेलंगाना का टीएसआरटीसी कहा जाता और आंध्रा का एपीएसआरटीसी बोलते, तो यहाँ पे इन लोगों का एक पुराना डेटा मिनिस्ट्री ऑफ आपको मैं बताता हूँ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा जारी किया गया। तो इसमें जो रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से तेलंगाना की आरटीसी का क्या रैंक है और एपी का तो जानना अपने को ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लिया तो रेवेन्यू जनरेशन के एतबार से तेलंगाना की आरटीसी का जो रैंक है वो 3rd रैंक है। तो यहाँ पे आप देख सकते कि ये 4600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस आरटीसी ने, तेलंगाना की आरटीसी ने जनरेट किया। और ये कौन सा डेटा है? ये साल 2017-18 और 18-19 का डेटा अब प्रोवाइड किया गया। तो रेवेन्यू जनरेशन में टॉप नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र है, 2nd आंध्र प्रदेश है, 3rd तेलंगाना है। अच्छा, और एक इसमें डेटा दिया गया कि इनके पास बसों की कितनी तादाद है। तो बसों की तादाद के एतबार से 4th नंबर पे 10,000 बसें हैं तेलंगाना के, और आंध्रा के 11,000 है, महाराष्ट्र के 18,000 है। तो यहाँ पे आप देख सकते टोटल 10,000 बस है और जो टीएसआरटीसी की स्टाफ है ऑलमोस्ट 50,000 है। तो ये डेटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। अब हमारा जो 6वां करंट अफेयर है वो ये है कि एक फ्रेंच कंपनी है, फ्रांस की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है डसॉल्ट सिस्टम्स। तो इस कंपनी ने एक मुआहदा किया तेलंगाना के जो टी वर्क्स है। टी वर्क्स आप जानते, इससे पहले हम करंट अफेयर्स में कवर करे थे। टी वर्क्स एक प्रोटोटाइपिंग इदारा है जहाँ पे आप, तेलंगाना के हैदराबाद में है ये, वहाँ पे जाके अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई प्रोडक्ट बनाने का प्लान है, लेकिन आप उसका सैंपल, उसका मॉडल, उसका प्रोटोटाइप कुछ भी नहीं आता, कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये चीज़ ऐसा बनाना है, मार्केट में इसका ये डिमांड है, आप बेसिक आपका नॉलेज है, तो आप वहाँ पे जाके अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो लोग आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट का इदारा है, इसका नाम है टी वर्क्स। तो टी वर्क्स के साथ फ्रांस की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी डसॉल्ट सिस्टम, इसने एक एग्रीमेंट किया। तो एग्रीमेंट क्या है कि टी वर्क्स, जैसा मैं बताया कि वो एक प्रोटोटाइप इदारा है। प्रोटोटाइप मतलब एक नमूना बनाने का इदारा है। आप कोई प्रोडक्ट, कोई गाड़ी बनाना चाह रहे हैं, कोई सामान बनाना चाह रहे हैं, या कुछ एक नया कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको प्रोटोटाइप, एक मॉडल, नमूना बना सकते हैं। तो ये डसॉल्ट सिस्टम क्या करने वाला है वहाँ पे जाके, कि जो भी लोग नए लोग आते कुछ बनाने के इरादे से, तो वहाँ पे 3D एक्सपीरियंस सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। कि 3D एक्सपीरियंस सिस्टम मतलब आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे पहले उसको एक सॉफ्टवेयर के तरीके से उसको 3D अंदाज में उसका मॉडल पेश करेंगे। तो उससे क्या होता कि जो एक प्रोडक्ट बनाने पे जो क्लैरिटी रहती उसमें मदद मिल जाती और एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाया जाता। तो ये किन किन मैदानों में ये दोनों मिलकर काम करेंगे? टी वर्क्स और डसॉल्ट सिस्टम एरोस्पेस में काम करेंगे, डिफेंस में काम करेंगे, ऑटोमेटिव और अदर सेक्टर्स में ये दोनों मिलके काम करेंगे। तो अगर आप भी चाह रहे हैं ऐसा कुछ है तो आप टी वर्क्स से रुजू हो सकते हैं। मैं भी इसकी वेबसाइट को चेक करा था, तो बाज़ाब्ता आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता, सब कुछ है, तो आप कभी भी ट्राई कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है डसॉल्ट सिस्टम और टी वर्क्स का। अब हमारा जो 7th करंट अफेयर्स है वो मैं एक क्वेश्चन की शक्ल में दिया कि
तेलंगाना में कई प्रोजेक्ट्स हैं इरिगेशन के, तो उसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके 60 साल मुकम्मल हो गए जुलाई के महीने में। तो वो नागार्जुना सागर है, कालेश्वरम है, SRSP है या पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है। तो इसका जवाब है SRSP। तो बनने के 60 साल मुकम्मल हो गए। तो आप देख सकते SRSP का मतलब श्री राम सागर प्रोजेक्ट। ये एक बहुत बड़ा तेलंगाना का आप बोल सकते कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट आपसे पूछा जाए तो ये सवाल पूछ सकता है कि ये प्रोजेक्ट किस पे है, तो गोदावरी रिवर पे बनाया गया। तो इसका लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए तो ये निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और इसको बनाने के 60 साल हो गए। कैसा? पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने इसका संगे बुनियाद 26 जुलाई 1963 को रखा था और इसका इफ्तिताह इसको बनने के बाद 1978 ऑलमोस्ट 10-15 साल लग गए, 63 से 78। उसके बाद जो उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर मर्री चन्ना रेड्डी थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। पहले इस प्रोजेक्ट का नाम सिर्फ पोचमपाड़ था, बाद में चन्ना रेड्डी इसका नाम जो है श्री राम सागर प्रोजेक्ट नाम रखे थे और 9 लाख एकर्स को जो है पानी की फराहमी के मकसद से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। और इनिशियली जो पुराने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो तेलंगाना के, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। तब हमारा 8वां करंट अफेयर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये जो है हमारे इंडियन पॉलिटी के हिसाब से भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है और ट्राइबल का इशू है, तो उस हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब आपको मालूम है कि हमारे स्टेट में, आंध्रा में, तो इंडिया के कई स्टेट्स में, 10 स्टेट्स में आपको मालूम है स्केड्यूल्ड एरियाज बोल के रहते। तेलंगाना में भी वो एरियाज हैं। एक मसला क्या हुआ था कि मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के जो 23 गांव हैं, 23 विलेजेस है, उनके बारे में तेलंगाना के हाई कोर्ट ने ये बताया कि ये ट्राइबल्स के ही हैं, ये स्केड्यूल्ड एरियाज ही हैं। तो मसला क्यों पेश आया? तो तेलंगाना के पुराने 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे बोरो में, उनमें से वरंगल और खम्मम पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन बाद में खम्मम को अलग कर दिए थे। तो ये जो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के जो अभी का मुलुगु है, पहले ये वरंगल में आता, उसके बाद वरंगल से मुलुगु अब करे, लेकिन पहले का जो वरंगल था वो बहुत बड़ा था। 1953 में उसको तोड़ के खम्मम डिस्ट्रिक्ट अलग करे थे। तो इस तरह से ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के 23 गांव खम्मम में चले गए। तो वैसे इसको स्केड्यूल्ड एरियाज मतलब ट्राइबल्स के लिए कुछ खुसूसी रियायतें रहती वहाँ पर, तो उन रियायतें उन एरियाज में ही रहते, दूसरे एरियाज में नहीं रहते। तो उन एरियाज की एक अलग पहचान और शनाख्त रहती। तो इन एरियाज को निज़ाम की तरफ से स्केड्यूल्ड एरियाज के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया। फिर उसके बाद 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इन एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन बाद में ये वरंगल से खम्मम में जब चले गए तो मिक्स हो गया, उसकी कोई पहचान नहीं थी। तो इस तरह से स्केड्यूल्ड एरिया की मौक़िफ़ को ख़तरा लाहिक था। तो आपको मालूम होना चाहिए स्केड्यूल्ड एरियाज पूरे इंडिया में 10 रियासतों में है, उसमें तेलंगाना भी है। तो यहाँ पे कुछ स्टैट्यूटरी राइट्स हासिल होते किनको? ट्राइबल्स के लिए। लेकिन जब ये 23 डिस्ट्रिक्ट इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब जैसा मैं बताया पहले वरंगल डिस्ट्रिक्ट से खम्मम में, और उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए इधर से उधर करते करते कई साल से जो है इनके एरियाज को इधर उधर कर रहे थे। तो इनके ट्राइबल्स को इनके जो हुकूक मिलना चाहिए जो स्केड्यूल्ड एरियाज के, वो नहीं मिल रहे थे। तो अब हाई कोर्ट ने इस पे क्लियर कट एक फैसला सुना दिया कि ये पूरे जो है चाहे इधर से उधर हो। अब तो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में आ गए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अब हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, 33 हो गए। तो अब हाई कोर्ट ने ये बताया कि ये जो 23 गांव हैं, ये पूरे स्केड्यूल्ड एरियाज माने जाते, और ये जो इनका स्टेटस है, ठीक है, स्केड्यूल्ड एरियाज का, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए लाया गया। तो जब तक इसको खत्म नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते इसके स्टेटस को खत्म करने के मामले में। लिहाजा ये ट्राइबल्स के लिए खुसूसी राइट्स के जो स्केड्यूल्ड एरियाज हैं वही माने जाते। तो अब आपको मालूम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 244, 244A,
इस तरह से भी करंट अफेयर्स में सवालात आए जाते, आप लोगों को रेलेवेंस देखते तो रेलेवेंस हमारे पास है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा जो 9th करंट अफेयर है वो ये है कि आपको मालूम है मशरूम्स रहते, तो मशरूम्स तो नॉर्मली वाइट कलर में रहते, लेकिन क्या आप कभी मशरूम्स ब्लू कलर में देखे? नहीं देखे। देखे भी होंगे तो इंडिया के मशरूम्स नहीं रहते। तो न्यूजीलैंड में जो मशरूम्स उगाए जाते वो ब्लू कलर में रहते, लेकिन फर्स्ट टाइम तेलंगाना में ऐसे मशरूम्स जो है आसिफाबाद, आपको मालूम है हमारे तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के फॉरेस्ट में ऐसे ब्लू कलर के मशरूम पाए गए। तो ये बायोडाइवर्सिटी के एतबार से और मशरूम स्पेसीज के एतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे ये कागज़ नगर डिवीज़न के बायोडाइवर्सिटी रीजन में इनको देखा गया। तो ये कहाँ पे एग्जैक्ट इसका लोकेशन वेल्लमपल्ली फॉरेस्ट में इन मशरूम्स को देखा गया। तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उन्होंने ये बताया कि ये जो है बहुत यूनिक टाइप के मशरूम्स है, वैसे ही ये न्यूजीलैंड में पाए जाते, और ये मशरूम के जो फोटोज है, इसके जो नमूने हैं वो न्यूजीलैंड की करेंसी में भी मौजूद है। तो वो लेवल के इंडिया में कहीं भी नज़र नहीं आए जो कि हमारे तेलंगाना में नज़र आए। अब हमारा लास्ट करंट अफेयर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि तेलंगाना पुलिस ने, अब आपको मालूम है साइबर क्राइम्स इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे, लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते, फ्रॉड करते, कुछ ना कुछ काम के बहानों से कुछ ना कुछ करके लोगों को धोखाधड़ी करते। तो तेलंगाना में भी बहुत ज़्यादा है साइबर क्राइम्स, इंडिया में जिन स्टेट में ज़्यादा होते तो उसमें तेलंगाना बहुत टॉप लिस्ट में है। तो तेलंगाना पुलिस आईआईटी कानपुर के एक साइबर सिक्योरिटी लैब है जिसका नाम C3I हब, इसके साथ एक एग्रीमेंट किया। तो अब ये C3I हब जो क्या करता, तेलंगाना पुलिस को साइबर क्राइम्स के जो केसेस हैं उनको सॉल्व करने में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता। तो ये किस तरह का टेक्निकल सपोर्ट है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निकल सपोर्ट है। तो ये किस तरह का है मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्या है कि जो भी क्रिमिनल्स रहते उनको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती, बल्कि उनको सज़ा दिलाने तक जो जो भी प्रोसेस रहता उसको कंप्लीट करने में ये टेक्नोलॉजी हब C3I हब जो है मदद करेंगे। तो इससे क्या है, तो जैसे ही क्या होता कि आपको मालूम होना चाहिए कि सिस्टम के पास पहले से डेटाबेस रहता, हज़ारों लाखों केसेस का पहले से डेटा इस C3I हब लैब के पास है। तो जैसे ही तेलंगाना पुलिस मेंशन करती ना केस के डिटेल्स के, ये बंदा है तो उसके इतने पैसे फ्रॉड हुआ, तो मतलब अभी बताऊंगा मैं साइबर क्राइम कैसा होता। जैसे ही ये लोग डिटेल एंटर करते वो सिस्टम खुद ब खुद बताता कि अच्छा आप ऐसा करिए वैसा करिए, ये पैटर्न ऑलरेडी इस तरह का केस में था। तो इससे क्या है, पुलिस का काम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को आइडेंटिफाई मतलब करने में आसान हो जाता और जो क्रिमिनल्स रहते उनको आइडेंटिफाई करने में मदद मिल जाती। तो आपको मालूम है साइबर क्राइम्स कैसा होता, सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने के जरिए होता, या ये भी साइबर क्राइम माना जाता कि कोई किसी को काबिल एतराज़ मैसेजेस फोटोज भेजा तो भी जो है साइबर क्राइम्स हो सकते, किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लिए तो भी साइबर क्राइम है, किसी का ईमेल हैक कर लेके उसके पैसों को हड़प लेना ये भी साइबर क्राइम है, या ऑब्जेक्शनेबल मैसेजेस, किसी के खिलाफ गलत बोलना, किसी कम्युनिटी के खिलाफ गलत बोलना, किसी बंदे के खिलाफ गलत झूठी खबर फैलाना, ये सब, या व्हाट्सएप या फेसबुक हैक करना, या फिर किसी के डेटाबेस को मतलब किसी के सिस्टम, किसी के फ़ोन के डेटा को हासिल करने के लिए हैकिंग करना, या किसी के आधार कार्ड को हैक करना, ये सब साइबर क्राइम्स में आते। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत बहुत शुक्रिया।